आज परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के पावन अवसर पर आज हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मैं हमारे दोनों वक्ता और हमारे विद्यार्थीगण जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ सुदर्शन रामभद्रन जी चेन्नई से जुड़े हैं, डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान उपस्थित हैं। मैं श्री अलकेश भाई से अनुरोध करूंगा कि वो गुरु प्रकाश जी का शाल देकर और पुष्पगुच्छ से सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी इसी तरह स्वागत है। सुदर्शन जी के बिहाफ पे हमने ले लिया। हाँ। आपकी शॉल जो है हम ऑनलाइन भेज देंगे। धन्यवाद। मैं हमारे दोनों वक्ताओं का ब्रीफ में परिचय दे दूं। पहले श्री सुदर्शन जी का परिचय दे देता हूं। आप पॉलिसी रिसर्च और कम्युनिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं। आप एक अनुभवी पब्लिक अफेयर्स कंसल्टेंट भी हैं। आपने भारत में विभिन्न स्थानों पर अभ्यास करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से पढ़ाई की और अब वॉशिंगटन डीसी में भी कार्यरत रहे। आप मेकर्स ऑफ मॉडर्न दलित हिस्ट्री पुस्तक के सहलेखक हैं। आपने गुड गवर्नेंस पीपल्स वॉइस किताब भी लिखी है। आप इस कार्यक्रम में चेन्नई से ऑनलाइन जुड़े हैं। सुदर्शन जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ यहाँ आज ऑफलाइन जुड़े हैं डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान। आप राजनैतिक और न्याय विधि के साथ जुड़े हुए हैं। आप पटना विश्वविद्यालय में लॉ डिपार्टमेंट में प्राध्यापक हैं। आप इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स समेत विभिन्न अखबारों और मैगजीन्स में नियमित रूप से कॉलम लिखते हैं। आप भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। आप अमेरिकन एम्बेसी द्वारा इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम में नियुक्त हुए हैं। आप मेकर्स ऑफ मॉडर्न दलित हिस्ट्री पुस्तक के लेखकों में से एक हैं। साथ में मैं एक और अनुक्रम जो हैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। संस्कृति मंथन चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके द्वारा हर साल भारत मंथन कार्यक्रम 25 दिसंबर को किया जाता है, जो हम आज भी कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग हर 25 तारीख को किसी एक पुस्तक के बारे में उसके लेखक को बुलाकर एक पैनल डिस्कशन करते हैं। ये 5 साल पहले भारत मंथन का उपक्रम जो है वो शुरू हुआ था, जिसमें हम पूरे दिन का कार्यक्रम करते थे। अलग अलग राष्ट्रवादी विचार के लेखकों के पुस्तकों को हम उसमें उसके ऊपर पैनल डिस्कशंस करते थे। पहले 2 सीज़न हमने कोरोना के पहले किए। कोरोना के बाद ये क्रम थोड़ा टूट सा गया, पर अभी हम हर साल जो है हर महीने 25 दिसंबर को भारत मंथन करते हैं, उसमें चर्चा करते हैं और उसको हम हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म और फेसबुक पेज पर उसको लाइव करते हैं। आज भी हमने डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान के साथ उनकी जो ये किताब है द मेकर्स ऑफ मॉडर्न दलित हिस्ट्री, उसके ऊपर चर्चा की है। वो आज हम रात को 8 बजे उसको लाइव करेंगे। तो ये बेसिक हमारा एक भारत मंथन का भी उपक्रम है। तो आज हम जिस विषय की चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, दैट इज़ दलित डिस्कोर्स इन भारत। वैसे इन दोनों मित्रों ने साथ में मिलकर ये जो किताब लिखी है, इसका चर्चा का फोकस उस किताब के आसपास रहेगा, पर ओवरऑल विषय थोड़ा बड़ा है। तो मेरा दोनों से अनुरोध है कि थोड़ा किताब से बाहर निकलकर भी वो उस विषय पर बात करेंगे। मैं पहले सुदर्शन जी को आमंत्रण देना चाहूँगा, वो अपना प्रेजेंटेशन इस विषय पर रखेंगे। सुदर्शन जी, प्लीज़। तो पहले तो वणक्कम, नमस्कार। मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपसे बात करने के लिए हिंदी में, क्योंकि दक्षिण से आते हैं। लेकिन ये जो एफर्ट है मेकर्स ऑफ मॉडर्न दलित हिस्ट्री बुक,
वो एक नॉर्थ साउथ डिवाइड को ब्रिज करने वाला एफर्ट भी है। एंड इस प्रेजेंटेशन में वो बात भी मैं टच करूंगा और लास्ट में मेरे जो व्यूज है फ्यूचर ऑफ दलित डिस्कोर्स के बारे में भी कुछ और शेयर करूंगा। पहले तो डॉक्टर शिरीष कालचीकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब ये पुस्तक पहली बार अंग्रेजी में आई थी 2021 को, उन्होंने हिंदी में एक बहुत ही बढ़िया रिव्यू लिखा था और उसका हेडलाइन भी था इसे जरूर पढ़ें। तो एज फर्स्ट टाइम ऑथर्स हमारे लिए वो इतना बड़ा इंकरेजमेंट था कि हमने रिव्यूज छोड़ो, इतना अच्छा रिव्यू तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया। तो बहुत बहुत थैंक यू सर। और इस अपॉर्चुनिटी गुरु जी के साथ वापस इस चर्चा में आपके साथ वर्चुअली चेन्नई से जुड़ने के लिए भी बड़ी एक्साइटेड। तो पहले मैं एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ दलित हिस्ट्री क्यों। क्योंकि हमने जब ये प्रयास शुरू किया था आर्टिकल्स के द्वारा नेशनल डेलीज पर, तो एक बड़ा लूप होल हमें नजर आया। लूप होल इंडियन हिस्ट्री में नहीं, बट लूप होल इन कम्युनिकेटिंग इंडियन हिस्ट्री, कि ये अलग हिस्ट्री है, ये शायद नेशन बिल्डिंग में उपस्थित नहीं थी। तो इसीलिए हमने ये कॉन्टेक्स्ट देखा कि एक बड़ा लूप होल है आज दलित पर्सनालिटीज के बारे में कम्युनिकेट करना इन 21st सेंचुरी इंडिया। दूसरा मैंने जो आपसे कहा कि एक बड़ा प्रयास है ब्रिजिंग नॉर्थ साउथ डिवाइड। गुरु प्रकाश जी नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया से आते हैं और मैं साउथ इंडिया, अलग अलग कम्युनिटीज से आते हैं। तो ये एक अच्छा चर्न मैं कहना चाहता हूँ, मंथन जो शिरीष सर ने भी बोला था, एक मंथन हुआ जहां पे हमने बहुत ही पॉइंट्स डिस्कस किए फ्रीली एंड कैंडिडली, एंड उसको एक आर्टिकल के रूप में पहले शुरुआत तो की, बट उसके बाद एक पुस्तक के रूप में भी लाया। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड हिस्ट्री फ्रॉम द लेंस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। ये एक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग था हमारे लिए। दूसरा, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो आज जेन एक्स जेन वाई के साथ अगर हम इतिहास के बारे में बात करते हैं तो उनका एक ही सवाल रहता है कि कैन वी कंटेम्पराइज लेसन्स, इस इतिहास से कुछ कंटेम्पराइज कर सकते हैं क्या, क्योंकि आज भी वही स्थिति है, आज भी वही कास्ट बेस्ड इश्यूज है, तो कुछ कंटेम्पराइज लेसन्स भी हमने छुए हैं। वाई, एक तो एक बड़ा वाई फॉर द बुक है, क्यों फॉर द बुक है, एलिवेटिंग द क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स। हमने ये भी देखा कि काफी नकारात्मक डिस्कोर्स था, तो ये प्रयास जो है ऑप्टिमिस्टिक प्रयास है। हमारे बुक के रिव्यूज में भी आप पढ़ेंगे कि एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक देने का प्रयास किया है। दूसरा, बिहेवियरल साइंस में आप देखेंगे तो ट्रिगरिंग एक बहुत बड़ा अंग है। ट्रिगरिंग का इतना ही है कि आपको उस डेटा देके या उस लेख को देख के एक ट्रिगर पॉइंट हो जिससे आपका आउटलुक इंप्रूव हो सोसाइटी के पक्ष में या देश के पक्ष में। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट वाई था कि नॉन दलित्स, नॉन मार्जिनलाइज को इन 18 पर्सनालिटीज के बारे में कैसे इंस्पायर करें रीड करने के लिए। चौथा इंपॉर्टेंट था ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। हमने, आप देखेंगे जिनके बारे में हमने लिखा है और लिखते भी रहे हैं, ये बिल्कुल अनबायस्ड, नॉन आइडियोलॉजिकल बट नेशनलिस्टिक व्यू पॉइंट में से हमने ऑप्ट किया है। एंड फाइनली हमारा एफर्ट अगर इनिशिएट कर सकता है इम्प्रूव्ड रिसर्च पर, आप सब मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो, और एडवाइजर्स भी यहाँ हैं, तो इफ वी कैन इनिशिएट इम्प्रूव्ड रिसर्च ऑन स्टडीज कंसर्निंग द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, तो एक अच्छा स्टेप फॉरवर्ड होगा। These are the predominant research points that was in front of us. एक तो there is increase in caste-based atrocities, rural predominance है as opposed to urban. As you all know, marginalized not allowed to enter localities, चाहे वो शादी हो
या घोड़े की सवार करना हो, या इम्पोर्टेंट सोसाइटल फंक्शंस हो, और बेसिक कम्युनिटी सोर्सेस तमिलनाडु में इतने जगह अभी भी है, जैसे कि कम्युनिटी सोर्सेस सच एज कॉमन वाटर फॉर कम्युनिटीज, उनका एक्सेस नहीं है। तो इस प्रकार अप्रैल 2016 को हमने, गुरु प्रकाश जी और हमने एक पहला आर्टिकल लिखा था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर, जो कि उनके मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी को कवर किया। जब वो प्रयास हुआ, जैसे कि मैंने कहा कि हमने कम्युनिकेट करना शुरू किया इस हिस्ट्री के बारे में भी, तब हमें सोशल मीडिया पर एज वेल एज इन पर्सन कांस्टेंट फीडबैक आता था कि इस प्रयास को जारी रखना चाहिए। तो मंथली हमने एक पर्सनालिटी का लेख लिखा, और predominantly it coincided with their birth anniversary or even death anniversary, क्योंकि उनका लेसन्स रिमेंबर करना है और उनका जीवन को लोगों तक पहुंचाना है। तो इस प्रयास से हमने 2-3 साल लिखे, फिर ये बुक पब्लिशिंग का आइडिया आया, जहां पे पेंगुइन केम ऑन बोर्ड। अप्रैल 14, 2021 को ये अंग्रेजी में छपा। उसके बाद गॉड्स ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स मराठी एडिशन में भी ट्रांसलेट हुआ और पब्लिश हुआ नवंबर 2022 को, और हाल ही में हिंदी एडिशन ट्रांसलेट और पब्लिश हुआ 2023 को। अभी स्ट्रक्चर ऑफ द बुक मैं समझा दूं। एक तो ओरिजिन्स ऑफ दलित लिटरेचर, हमारा प्रयास ये था कि डस दलित लिटरेचर ओरिजिनेट इन 1950s ओनली, या कि उसका एक बड़ा सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट है। जैसे हम देख सकते हैं महाभारत, रामायण में काफी मार्जिनलाइज सेक्शन सोसाइटीज का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। तीसरा एक पार्ट है प्रेजेंट डे सिनारियो का, जो मैंने कहा था अभी, द रिसर्च कंपोनेंट्स ऑफ आज के स्थिति में क्या है सिनारियो। और हम इंट्रोडक्शन को ऐसे खत्म करते हैं ये आंसर करके कि व्हाई डिड वी चूज दिस पर्सनालिटीज। और जब हम प्रोफाइल कर रहे थे 18 पर्सनालिटीज को, हमारा 3 पॉइंट्स था। एक तो उनके अर्ली इयर्स के बारे में बताना, दूसरा उनके लाइफ जर्नी के बारे में बताना, तीसरा उनका इम्पैक्ट क्या रहा है। मैं अगले स्लाइड में थीम्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि इम्पैक्ट कैसा था। और कंक्लूजन में हमने शॉर्ट प्रोफाइल्स ऑफ सम प्रेजेंट डे पर्सनालिटीज पर फोकस किया है। जैसे आप मान लीजिए मीरा कुमार जी हैं, जो कि बाबू जगजीवन राम की डॉटर है, तो वी हैव हाइलाइटेड हर। लाइकवाइज डॉक्टर मिलिंद कांबले ऑफ डिकी, ही हैज बीन इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर। और हम अंत में लाइफ लेसन्स के साथ समाप्त करते हैं। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर था हमारे लिए, इसीलिए हमारा अंग्रेजी भी जब पहली बार हमने लिखा था, इट्स अ वेरी वेरी नॉन जार्गनाइज्ड इंग्लिश। 18 पर्सनालिटीज, आप ये मत पूछिए कि 18 क्यों, क्योंकि हमने बाय डिजाइन या चॉइस ये नहीं आए, क्योंकि हमने जब ये ऑर्गेनिकली ये लिस्ट आया हमारे पास, और हमें बुक समाप्त करके पता चला कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोकस है वुमेन कैरेक्टर्स पर। जैसे आप लिस्ट को देख सकते हैं, कोई केरल से है, कोई बिहार से है, कोई आंध्रा से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई पंजाब से है। पंजाब में जन्म लिए, उत्तर प्रदेश में उन्होंने इम्पैक्ट दिखाया, जैसे कांचीराम। तो ये 18 पर्सनालिटीज को हमने रामायण महाभारत से लेके वेद व्यास वाल्मीकि से लेके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक हमने प्रोफाइल किया है। इसमें हमने एक पर्सनालिटी ऐसे लिया जिसे भारत को ओन अप करना चाहिए। उनका नाम जोगेंद्र नाथ मंडल है, और आप आज भी उनके बारे में पढ़ सकते हैं। वो जब बाबा साहब यहाँ पे लॉ मिनिस्टर बने, वहां पे वो भी बने, और काफी उनका योगदान रहा है बाबा साहब के पॉलिटिकल करियर में भी। बट he refuses, I mean, we can't even see him in biographies in Bangladesh or Pakistan today. तो हमारा ये एफर्ट था कि उनको भी इस लिस्ट में जोड़ा जाए। थीम्स, ये जो सब पर्सनालिटीज है, सेज वाल्मीकि को अगर आप ले ले तो उनका आदि कवि बुलाए जाते हैं, तो पोएट्री में बहुत ही बड़ा योगदान है। लिटरेचर में देखें तो वेद व्यास जी का बहुत ही बड़ा योगदान है।
पॉलिटिकल थॉट में बाबा साहब हो, बाबू जगजीवन राम हो, KR नारायणन हो, कांचीराम हो, तो ये थीम आपको रिफ्लेक्ट करेगा। फोर्थ, स्पिरिचुअल साइंस, गुरु रविदास, कबीर दास एक्सेट्रा। एजुकेशन में दाक्षायणी वेलायुधन, सावित्रीबाई, जैसे ये सब पर्सनालिटी जो हमने लिस्ट किए, उनका थीम्स ये कंटेम्पररी पॉइंट ऑफ व्यू में रिफ्लेक्ट होता है। इंडियन फ्रीडम, हमने हमारे रिसर्च में ये भी देखा कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में कितना ऐतिहासिक कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे रानी झलकारी बाई, शी वाज अ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर टू लक्ष्मी बाई एज वेल, अगेन फॉरगॉटन टुडे। तो लाइफ लेसन्स, people like you and me who can relate to this, these 4-5 points. One is, of course, that they all had a vision despite battling tremendous adversity in their lives. हमारा प्रयास ये भी था कि दलित ब्रेथरन को केवल वोट बैंक्स के रूप में ना देखे, और हमारे जीवन में भी इनके इंस्पिरेशन से there could be steel will determination to nation building, and last but not the least, enabling social cohesion. How has it contributed to social discourse or the present day discourse? एक तो जब भी हम आर्टिकल लिखते थे, और गुरु प्रकाश जी भी कई प्लेटफॉर्म्स में बात किए हैं, हम भी बात किए हैं, तो एक अच्छा लिसनिंग का एक क्वालिटी हमें दिखा लोगों के साथ, चाहे वो उत्तर हो, दक्षिण हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, पूर्वोत्तर हो, एक लिसनिंग का एटीट्यूड आया। लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू एनी प्रोग्रेस। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग इक्विटी, जो कि रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, विभिन्न स्तरों में कैसे मार्जिनलाइज सेक्शन की एक मॉरल ऑब्लिगेशन बनता है हमारा भारतीय होने के नाते। 75 years after political independence, so how can we represent them? तीसरा, इंपॉर्टेंटली, कई सारे जेन नेक्स्ट और जेन वाई पीपल जो इंस्टाग्राम में बहुत ही एक्टिव है, वो भी पढ़ने लगे, क्वेश्चन करने लगे हमारे समाज के बारे में, और अप्रिशिएट करने लगे। हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आए कि क्यों आपने केवल 18 लिखे, व्हाई नॉट यू राइट 50, व्हाई नॉट यू राइट 100। तो ये एक बहुत ही हार्टनिंग फीडबैक था। बहुत ही इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन ये था कि दलित हिस्ट्री इज नॉट डिवोर्स्ड फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है हमारे ऑब्जेक्टिव। जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने लिखने का प्रयास शुरू किया, इट कंट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू दैट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है, हम कई बार इनक्रेडिबल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन इनक्रेडिबल इंडियंस मेक इनक्रेडिबल इंडिया। उनके स्टोरीज, उनका लाइफ, उनका जर्नी ही मेक्स द पीपल मेक द कंट्री। तो एक जर्नी होना चाहिए जहां पे इन इनक्रेडिबल इंडियंस को हम सॉर्ट ऑफ रिकॉग्नाइज कर सके। जैसे कि मैंने कहा जोगिंद्रनाथ मंडल के एग्जाम्पल में, ओनिंग अप टू अवर ओन। अभी वो पाकिस्तान चले गए, इसलिए हम ओन अप नहीं करेंगे, या उनका सिंपथीज किसी और देश के साथ था, बट एट द एंड ऑफ द डे ही केम बैक टू इंडिया, दिस आई मीन आफ्टर बीइंग हर्ट बाय व्हाट ही सॉ इन पाकिस्तान। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ओन अप टू आवर ओन। और जैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन के शुरुआत में भी कहा कि एक बिल्कुल एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक के साथ ही इस प्रयास को हमने शुरू किया। और ये लास्ट स्लाइड रहेगा, मैं इसके साथ समाप्त करूंगा। वे फॉरवर्ड टू एनेबल द डिस्कोर्स, मेरे दिमाग में 8 पॉइंट्स है, मैं सुनना चाहूंगा आपके माइंड में क्या है। एक तो हमें एज कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट आपको टायर बी एंड सी सिटीज एंड रीजन्स में इस विषय को स्टडी करना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए। फोकस अभी प्रेजेंट डे पर्सनालिटीज में भी होना चाहिए, उसके प्रति हमारा भी एफर्ट जारी है। हमें वी हैव टू रिमेंबर दैट ये डिस्कशन जो है ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। जो भी गलत है, वी हैव टू से दैट इज रॉन्ग एंड वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाटएवर इज राइट। व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट इज राइट। आप सब कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं, तो वेरियस कम्युनिकेशन टूल्स में ये कहानियां कैसे बताई जा सकती है, जैसे पॉडकास्ट हो, रील्स हो, और अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स पर इनोवेटिव डाइजेस्टेबल कंटेंट्स कैसे कम्युनिकेट किया जाए।
फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे विदेश के लोग लिखते हैं इस विषय में, मैं उनके विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन हमें वो जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन वी हैव टू रिलाई ऑन इंडिया सेंटर्ड राइटिंग्स एंड रिसर्च, चाहे वो हमारे पक्ष में हो विपक्ष में हो, वो इन्फ्लुएंस हम जरूर ला सकते हैं, बट वी हैव टू रिलाई गोइंग फॉरवर्ड ऑन इंडिया सेंटर्ड राइटिंग्स एंड रिसर्च। हमें डिसेंट अलाउ करना चाहिए, बट एट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल यूनिटी एंड हार्मनी व्हेन इट कम्स टू दलित डिस्कोर्स। ये सेवेंथ पॉइंट जो है, हमारे ऑन ग्राउंड इनिशिएटिव्स में भी हमने देखा जब हम बुक लिख रहे थे कि सोशल कोहेजन कोई राजनीतिक दल को या राजनेता को एक ड्यूटी के समान देना नहीं चाहिए। इट इज अ जॉब ऑफ द whole of society. You and me are responsible for it. And last but not the least, we have to celebrate diversity and inclusion. ऐसा नहीं कि ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स है इसीलिए मैं नहीं सेलिब्रेट करूंगा। इसका एक भारतीय नैरेटिव हमें लाना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि इस साल ऑस्कर्स में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा भारत का, इसमें एलिफेंट विस्परर जहाँ पे ट्राइबल्स बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया, आरआरआर जिसमें ट्राइबल हीरोज का कंटेम्पररी स्टोरी था लेकिन ट्राइबल हीरोज का इंस्पिरेशन था। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। आई थिंक दिस पुट्स इनटू कॉन्टेक्स्ट व्हाट यू नो वी स्टार्टेड ऑफ एज एंड व्हाट वी वांट टू डू। बहुत बहुत सॉरी इफ माय हिंदी वाज नॉट अप टू द मार्क, बट आई ट्राइड माय बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद सुदर्शन जी, आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी प्रभावी रहा। जो विद्यार्थी और बाकी लोग यहाँ बैठे हैं उनको इस किताब के बारे पे काफ़ी अच्छा आइडिया इससे मिला है। आप हमसे जुड़े रहें। अभी मैं गुरुप्रकाश जी से अनुरोध करूँगा कि वो अपनी बात रखें, फिर हम छोटा सा एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। आप प्लीज़ जुड़े रहें। गुरुप्रकाश। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अभी हमारे मित्र और साथी लेखक सुदर्शन जी ने आपके सामने एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से कि हमारी सोच क्या थी, हमारी कल्पना क्या थी, क्या क्या प्रमुख चुनौतियों का हमने सामना किया और भविष्य का दलित विमर्श कैसा हो। दलित विमर्श को सोचने में हमारी पुस्तक की भूमिका। आपने बताया कि वर्तमान में जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स कई मायने में एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स दलित डिस्कोर्स को भी शेप करता है। और नॉर्थ साउथ डिवाइड समय समय पे हम देखेंगे कि हमारे फॉल्ट लाइंस पे कभी क्षेत्र का है, कभी लैंग्वेज का है, कभी जाति का है, कभी जेंडर का है। तो एक बहुत बड़ी ऐसी शक्ति है, बहुत बड़े ऐसे लोग हैं जिनके स्टेक्स हैं। अभी आपने सुना होगा कि मैं भारत के जिस भाग से आता हूँ वहाँ पे जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस होना है क्या, तो एक एज अ पॉलिटिकल टॉकिंग पॉइंट ठीक है कि भाई कास्ट सेंसस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके प्लसेस और माइनसेस हो सकते हैं। लेकिन मीडिया के क्षेत्र में हम सब काम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में मुझे भी मीडिया से संबंधित एक रोल मिला है। तो इस इशू के पीछे की मंशा क्या है? अचानक से ऐसा आ गया ऐसा तो नहीं है, और कोई ओरिजिनल थिंकिंग है ऐसा भी नहीं है। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये कोई वर्तमान में विपक्ष के लोग कह रहे हैं और ये ओरिजिनल थॉट है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। राम मनोहर लोहिया जी को आप पढ़िएगा, मान्यवर कांशीराम जी को आप पढ़िएगा, तो ऐसी इस बात की वकालत वो करते रहे हैं जिस पे दोनों पक्ष के आर्गुमेंट हो सकते हैं। लेकिन जानबूझ करके फॉल्ट लाइंस की पॉलिटिक्स, और फॉल्ट लाइंस की पॉलिटिक्स करने से कुछ लोगों को क्या लाभ होता है, हमें एक चीज ध्यान रखने योग्य बात है। सुदर्शन जी ने भी अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि आज हम 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने वाले हैं। भव्य G20 का आयोजन होता है पहली बार, और जो डाइवर्सिटी इंक्लूजन की बात सुदर्शन जी ने कही कि G20 जैसे एलीट ग्रुप का भी डेमोक्रेटाइजेशन या डी क्लासाइजेशन होना, ये G7 था, G8 था, आप सबने देखा होगा कि इसकी भव्यता के पीछे अफ्रीकन यूनियन के 54 देशों को इस एलीट संस्थान का परमानेंट मेंबर बनाना,
इकोनॉमी का एक प्रगतिशील दिशा में जाना, विश्व के सबसे सार्थक और बड़े लोकतंत्र होना, we should be careful as a students of communication that globally how is this being watched. विश्व में जो शक्तियां हैं वो हमारी प्रगति को कैसे देख रही हैं और वो क्यों चाहती हैं कि इंटरनली टर्बुलेंट स्थिति बनी रहे। ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इस सावधान होते हुए फॉल्ट लाइंस पे, तो एक प्रमुख फॉल्ट लाइन जो हमारा रहा है वो फॉल्ट लाइन जातियों का रहा है और उसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर जिनके बारे में हम लोगों ने इतना लिखा है, हमने इतना पढ़ा है, यहाँ भी आपके संस्थान में काम हो रहा है, उनकी एक जो वाणी है, उनका भाषण है जिस पे बार बार मैं वापस लौटता हूँ। वो कहते हैं कि ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 जब हम संविधान को अपना रहे थे, हम राष्ट्र के रूप में एक ऐसे जीवन में प्रवेश करेंगे जहां पे विरोधाभास होगा। वी विल हैव इक्वालिटी इन पॉलिटिक्स। राजनीति में तो समानता होगी लेकिन सामाजिक आर्थिक जीवन में असमानताएं होंगी। तो जाति विमर्श, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, सामाजिक न्याय विमर्श, ये समझना क्यों आवश्यक है और इस विमर्श पे अपने राजनीतिक रोटियों को कौन सेक रहा है ये भी समझना आवश्यक है। बिकॉज अंततोगत्वा हम सब समाज के अंग हैं। ऑल ऑफ अस। समाज बनता कैसे है? समाज कोई स्ट्रेट जैकेट अलमीरे में रखा हुआ सामान तो है नहीं। हम सभी समाज को बनाते हैं और समाज में जो विमर्श चलते हैं, तो दलित विमर्श जो विषय आज शिरीष जी ने हम सब के संज्ञान में लेकर के आए हैं कि भारत में दलित विमर्श की क्या दशा है, क्या दिशा है, उस पर सुदर्शन जी ने भी कहा। अफ्रीकन यूनियन की बात हो, ऑस्कर में नॉमिनेशंस की बात हो, अभी राम मंदिर का विषय आया, तो राम मंदिर में भी ये सहज कह दिया जाता है कि सनातन ने क्या स्ट्रक्चरल, जहां पे इनइक्वालिटी है, ढांचागत असमानताओं को प्रेषित करने वाला सनातन। अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस भव्य राम मंदिर के परिसर में भव्य वाल्मीकि मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। यह हमें से कितने लोगों को पता है? भव्य राम मंदिर के निर्माण के ट्रस्ट में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में परमानेंटली एक पोजीशन जो रिजर्व है वो दलित समाज से आने वाले व्यक्ति का है। अभी महर्षि वेदव्यास का जिक्र आया, महर्षि वाल्मीकि का जिक्र आया, और वर्तमान में जो हमारी पीढ़ी के महाभारत और रामायण स्वरूप हमारा संविधान है, उसके रचयिता भी उसी समाज से आते हैं। तो दिस शोज हाउ कल्चरली, सिविलाइजेशनली, स्ट्रक्चरली वी आर इंक्लूसिव इन नेचर। हमारा दृष्टिकोण ही समावेशी है। वी आर नॉट डिजाइन टू बी एक्सक्लूसिविस्ट। हम एक्सक्लूसिव होने में भरोसा नहीं रखते हैं। लेकिन वर्तमान में दलित विमर्श जो हमारे देश में चल रहा है, इसमें प्रायः गलती क्या होती है कि जब भी दलित विमर्श की बात होती है, मेरा पिछले वर्ष अमेरिका जाना हुआ था और अमेरिका में भी इस विषय पे लगभग 10-12 शहरों में मैंने चर्चा की। ये विषय था दलित विमर्श और पुस्तक की भी पृष्ठभूमि थी। प्रायः क्या होता है कि हम ये सहज मान लेते हैं कि दलित विमर्श मतलब आरक्षण, और आरक्षण के आगे कोई दलित विमर्श है ही नहीं। द एंटायर दलित डिस्कोर्स इज पिवटेड, फोकस्ड ऑन द इश्यू ऑफ रिजर्वेशन। बट थ्रू द मीडियम ऑफ दिस बुक देयर वाज एन एफर्ट व्हिच वाज मेड। एक ऐसा प्रयास किया गया कि दलित इतिहास, दलित आइकॉन्स, दलित महापुरुष, दलित इमेजिनेशन, दलित विजन, ये बहुत ब्रॉड कॉन्वर्स है। लेकिन प्रायः ये गलती हम करते हैं कि भाई आरक्षण के ही इर्द गिर्द संपूर्ण दलित विमर्श है, ये समझने की हम भूल करते हैं। निश्चित रूप से आरक्षण की एक बड़ी भूमिका रही है, लेकिन आरक्षण के साथ साथ हमारे समाज में, हमारे सनातन में जो स्ट्रक्चरल संरक्षण की व्यवस्था रही है, इसकी भी बात करनी चाहिए। वेद व्यास जी, वाल्मीकि जी, बाबा साहेब अम्बेडकर, जब बाबा साहेब अम्बेडकर के विषय में हम बात करते हैं, हमने अपनी पुस्तक में भी लिखा कि रामानुजाचार्य जो कि सनातन के एक प्रकार से प्रतिनिधि थे, बाबा साहेब अम्बेडकर ने संत रामानुजाचार्य को अपना गुरु माना है। तो जब ऐसी सोच हमारी रही है, मैं बिहार से आता हूं, बिहार में छठी मैया उगते सूर्य के साथ साथ पूरे दुनिया में जहां डूबते सूरज को प्रणाम करते हैं, डूबते सूरज की भी उपासना करते हैं, वो भी इस देश में बिहार में होता है।
ये मेटाफोरिकल सेंस में भी समझिए कि डूबते सूर्य को कौन अर्घ देता है, कौन प्रणाम करता है। तो छठी मैया का अगर सामाजिक विश्लेषण हो, कांवड़ यात्रा का यदि सामाजिक विश्लेषण हो, रामनामी समाज जिसको मंदिर में प्रवेश से वर्जित किया गया, उसने अपने पूरे शरीर में राम राम गुदवा लिया, कहा कि आप हमें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे, हमारी भक्ति की पराकाष्ठा है कि हम अपने शरीर को अपना मंदिर बना लेंगे। तो प्रायः जो विमर्श में खंडित करने वाली शक्तियां हैं, उन खंडित करने वाली शक्तियों से हमें सावधान कैसे रहना है? तो विद द बेसिस ऑफ आवर लॉजिक, आवर एविडेंस एंड आवर फैक्ट बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स। आप सामाजिक विश्लेषण करो ना। आप कहते हो सनातन यानी कि स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज का विषय है। उत्तर भारत में दुर्गा पूजा बहुत बड़े स्तर पर मनाते हैं, सरस्वती पूजा बहुत बड़े स्तर पर मनाते हैं। ये पंडाल कौन समाज के लोग लगाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं? सब दलित वंचित समाज के लोग लगाते हैं। तो ये विमर्श का अटूट हिस्सा बना दिया जाता है, इससे हमें सावधान रहना है। दूसरा, आरक्षण के बियॉन्ड भी ये मुद्दा है। राजा सुहेल देव की बात हो, रानी झलकारी बाई की बात हो, दाक्षायणी वेलायुधन की बात हो। दाक्षायणी वेलायुधन एकमात्र दलित समाज की महिला जो संविधान सभा में थी। सावित्रीबाई फूले, कल्लावे, 12वीं शताब्दी में संत बसवेश्वर बसवन्ना ने उनको एक स्कॉलर के रूप में कल्टीवेट किया। हमारे इतिहास में पहली दलित महिला कवियत्री कल्लावे, जनाबाई, झलकारी बाई, सावित्रीबाई फूले, दाक्षायणी वेलायुधन, ये एक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। और मैं तो इसके आगे जाता हूं, इसके आगे भी रामचरितमानस में क्या शबरी की भूमिका के बगैर राम की कल्पना कर सकते हैं? और संपूर्ण उत्तर भारत में जहां अभी ये वातावरण है, वहां यही नारा चल रहा है कि शबरी के राम, जय जय श्री राम। तो फैक्ट्स के साथ, लॉजिक के साथ, हिस्टोरिकल अकाउंट्स के साथ, तथ्यपरक बातों को दलित विमर्श में हम कैसे डालें? इंटरनेशनली भी जब मैं बात करता हूं असमानताओं की, तो आप प्रायः देखते होंगे, अभी हमारे सहलेखक ने भी इस बात का जिक्र किया कि दक्षिण में ही ऐसे कभी खबर आ गई कि दलित समाज का एक व्यक्ति था, एक छात्र था, उसने घड़ी पहनी, उसके हाथ को काट दिया गया। कई बार मध्य प्रदेश से ऐसी खबर आई कि भाई दलित समाज का व्यक्ति शादी करने जा रहा था घोड़ी पे सवार होकर के, लेकिन उसको हेलमेट पहनना पड़ा कि उसके ऊपर पत्थरों से आक्रमण ना हो। तो कमियां हैं। देयर आर इनइक्वालिटीज टू विच वी आर नॉट अनमाइंडफुल ऑफ, हम स्वीकार कर रहे हैं। But at the same time, you cannot use this argument to attack my civilization. As a civilization, we are equipped enough. हमें वो सामर्थ्य है, हमें वो पराक्रम है कि घर की समस्याओं का घर में समाधान हम निकाल सकते हैं परिपक्वता के साथ। और ये पुस्तक उस दिशा में एक प्रयास है। ये पुस्तक हमें वो प्लेटफॉर्म देता है, वो अवसर देता है कि दलित विषयों पे, दलित विमर्श पे एक समाधान केंद्रित, सॉल्यूशन ओरिएंटेड और सकारात्मक संवाद कैसे हो। बहुत अच्छी बात कही कि लिसनिंग, आर वी लिसनिंग टू आवरसेल्व्स? हर समाज, हर व्यक्ति आत्ममंथन करता है, हम आपस में भी बात करते हैं। और कम्युनिकेशन के छात्र होने के नाते मैं बताऊंगा कि आप जब तक एक अच्छे श्रोता नहीं बनेंगे, एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है, एक अच्छा श्रोता ही अच्छा चिंतक होता है। और आलोचनात्मक बातों को सुनना, मैं शिक्षक भी हूं, जैसा श्री जी ने बताया कि क्रिटिकली एनालाइज करना, कहां आप में कमियां हैं ये देखना, ये बहुत आवश्यक है। तो वर्तमान दलित विमर्श में आरक्षण के बियॉन्ड देखना, दलित इतिहास को एक संदर्भ में देखना, और निश्चित रूप से बहुत सारे फ्यूचर ऑफ दलित डिस्कोर्स में अभी सुदर्शन जी ने भी कहा कि मिलिंद कांबले जी का एक उदाहरण आता है। मिलिंद कांबले जी दलित इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऐसा उन्होंने साइलेंट मूवमेंट, एक आंदोलन 2005 के साल में प्रारंभ किया। और उन्होंने सुनिश्चित किया कि दलित समाज के, आदिवासी समाज के लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आए। यह आप लोगों के लिए भी इंटरेस्टिंग रिसर्च का विषय हो सकता है कि जो समाज जिस पे ये आरोप है, जिसको ये कहा गया कि आप नौकरी मांगने वाले, आप आरक्षण लेने वाले समाज हो, उस समाज को मिलिंद कांबले जी ने, डिक्की ने ये सपना दिखाया
कि मेरे समाज के जो युवा हैं वो नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं। कि नॉट जस्ट बी जॉब सीकर्स बट यू कैन बी जॉब गिवर्स एज वेल। पिछले 15 वर्षों में डिक्की के माध्यम से आज पूरे देश में हजारों की संख्या में दलित आदिवासी उद्यमी है। उसमें एक उदाहरण यही इसी पावन भूमि गुजरात का है, मकवाना जी, जिनका टर्नओवर हजारों करोड़ों में है। तो दलित जब हम सोचते हैं तो हमारे मन में वो दयनीय पिक्चर आता है, वो गरीब शोषित वंचित आता है। निश्चित रूप से वो एक पार्ट है, लेकिन उसके साथ साथ मकवाना जी, मिलिंद कांबले जी, रामनाथ कोविंद जी, द्रौपदी मुर्मू जी जैसे उदाहरण भी हमारे सामने हैं। और उसको समग्रता से देखने में क्या हम सफल हैं? बट गलती हमारी ये होती है कि आरक्षण के बियॉन्ड ना देखना, रक्षात्मक होना, डिफेंसिव होना, उसको स्वीकार करना है। वी हैव टू एक्सेप्ट द डेफिशिएंसी। कमियां हैं और हम तो यहां तक कहते हैं कि जाति हमारे समाज में यथार्थ है, जाति यथार्थ है, जातिवाद व्यर्थ है, लेकिन फिर भी हिंदू समर्थ है। जाति यथार्थ, जातिवाद व्यर्थ, लेकिन हिंदू समर्थ, सब समाधान यही। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं राजनीतिक क्षेत्रों में जब संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहली बार एक उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्र मयूरभंज की रहने वाली आदिवासी की बेटी बैठती है तो उसको क्या क्या अपमान और उपहास नहीं झेलना पड़ता है। तो ये मानसिकता का विषय है और इस मानसिकता पे दशकों से, सैकड़ों वर्षों से काम हुआ है। हमारे समाज सुधारकों ने काम किया है। तो आरक्षण के आगे रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन बियॉन्ड रिजर्वेशन and representation not only in politics but in different places, in different spaces will shape the future Dalit discourse of Bharat. भविष्य के दलित विमर्श के टॉकिंग पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं? रिप्रेजेंटेशन रहने वाला है। सेक्टर्स और स्पेसेस दैट वर हिस्टोरिकली अनरिप्रेजेंटेड, यूनिवर्सिटीज, थिंक टैंक, सिविल सोसाइटी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, एंटरटेनमेंट, क्या वहां पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व है और नहीं है? तो यह काम हमारा है सजग नागरिक के रूप में यह प्रश्न करने का, यह सवाल खड़ा करने का कि यहां पर्याप्त मात्रा में महिलाएं क्यों नहीं है, पर्याप्त मात्रा में सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है। और आज ये समाज सजग है। अदालतों में लगातार यह प्रश्न खड़ा होता है कि जुडिशियल एजेंसीज में, जुडिशियरी में आज कितनी लेवल ऑफ डाइवर्सिटी है। ये पूछा जाता है कि बार हो या बेंच हो, कुछ प्रमुख जातियों का, कुछ प्रमुख परिवारों का ही ऐसा क्यों है वहां पे दबदबा। तो संस्थानें, क्योंकि हमारा देश ये इंस्टीट्यूशन से चलता है। एज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वी आर implemented by the institutions, but are those institutions sensitive enough to those of the marginalized sections? तो ये institutions diverse, institution representative, institutions how they should reflect the existing social realities. This will shape the future Dalit discourse. अब एक उदाहरण स्वरूप जब हम उद्यमशीलता की बात करते हैं तो एक पुस्तक है कास्ट एज अ सोशल कैपिटल, जाति एक सामाजिक पूंजी कैसे है। ये पुस्तक लिखे हैं IIM बैंगलोर के फाइनेंस के रिटायर्ड प्रोफेसर R वैद्यनाथन। उसमें इनका आर्गुमेंट है कि जाति एक सामाजिक पूंजी है। अब कैसे है जाति एक सामाजिक पूंजी? वो हमारे पालनपुर जैन समाज का एक उदाहरण देते हैं और पालनपुर जैन समाज का उदाहरण देकर के वो कहते हैं कि पूरे विश्व में जो डायमंड का ट्रेड है, जो डायमंड का व्यवसाय है, उस पे 80% तक का जो काम है वो एक ही समाज के पास है, वो पालनपुर जैन समाज के पास है। डायमंड कटिंग हो, मार्केटिंग हो, स्किल हो, लेबर हो, रॉ मटेरियल हो, ये सब उस समाज में ही है। तो ये आर्गुमेंट है उनका कि जाति एक सामाजिक पूंजी है। अब उसमें डेमोक्रेटाइजेशन होना है, बाकी लोगों की भागीदारी होनी है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक समाज का एक अपनी पूंजी होती है।
अब हम और आप मिले, आज हमारा संबंध हुआ, हमारा संपर्क हुआ, हमारा संवाद हुआ, ये हमारी सामाजिक पूंजी में बढ़ोतरी हुई। इट्स एन एनहांसमेंट इन माई सोशल कैपिटल, सो इट इज अ वेरी कॉम्पेलिंग केस। तो क्या जो समाज, जो वंचित तबका वर्षों से, कम सैकड़ों वर्षों का तो हम एक आंकड़ा देख ही सकते हैं, सैकड़ों वर्षों से ऐतिहासिक रूप से जो सब्जुगेटेड रहा है, और मेरा तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में भी मानना है, हम जन्म से ही अपने पर्सपेक्टिव्स को बनाते हैं ऐसा नहीं है, हमारे डीएनए की भी प्रमुख भूमिका होती है। तो जिस व्यक्ति का डीएनए इतने लंबे अवधि तक जिसने सब्जुगेशन, एक्सप्लॉइटेशन सहा है, अगर उस व्यक्ति के लिए समाज में, संविधान में कुछ अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था की जाती है, और ये मानना है, बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों का स्पष्ट रूप से मानना है कि आरक्षण कब तक, ये सवाल जब भी समाज में उठता है तो ये जवाब दिया गया है, जब तक ये समाज चाहे तब तक, जब तक समाज में असमानताएं हैं तब तक। तो ये सेटल्ड डिबेट है। इस सेटल्ड डिबेट के आगे दलित विमर्श के क्या क्या कॉन्टूअर्स हैं, इस सेटल्ड डिबेट के आगे क्या क्या टॉकिंग पॉइंट्स हैं, और अगर हम सजग ना होंगे तो मैं बता देता हूं, सुदर्शन जी ने भी उसको टच किया कि अमेरिका में जो अमेरिकन एलीट, जो ग्लोबल एलीट भारत के इस बढ़ते सम्मान पराक्रम से परेशान है, हमको नहीं पचती है ये बातें। दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचने वाला भारत एकमात्र और पहला देश बनता है। भारत कहता है तो पूरे विश्व में योग दिवस बनता है, भारत कहता है तो पूरे विश्व में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनता है, भारत कहता है तो पूरे विश्व में हम कोरोना की वैक्सीन सप्लाई करते हैं। हम चाहते हैं तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो, पैरासिटामोल हो, हम ग्लोबल फार्मेसी के रूप में जाने जाते हैं। आज चीन के साथ दक्षिणी एशिया में, इंडियन ओशन रीजन में जो भारत की स्थिति है, वी आर शेपिंग द ग्लोबल डिस्कोर्स। बट डू यू थिंक द इंटरनेशनल एलीट, आर दे हैप्पी विद दिस? और द एलीट विद इन द कंट्री इटसेल्फ, जो देश के अंतर्गत भी एक संभ्रांत वर्ग है, जिनको लगता था कि हमारा इस देश पे शासन करने का शाश्वत अधिकार है, क्या वो इस बात को पचा पा रहे हैं? तो समय समय पे ऐसे नैरेटिव्स आएंगे। अमेरिका में शुरू हो गया है। अमेरिका में इजाबेल विल्करसन, सुदर्शन जी जानते हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी कास्ट द ओरिजिन ऑफ आवर डिस्कॉन्टेंट। कास्ट द ओरिजिन ऑफ आवर डिस्कॉन्टेंट। अब इसमें शुरू हो गया है कि भारत को कमजोर दिखाओ, भारत को जातिवादी, आक्रामक, अत्याचारी देश दिखाओ, जो अपने लोगों के साथ, अपने कमजोर वर्गों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है, तो विश्व में हमारी छवि खराब होगी। तो हम क्या तैयार हैं? तैयारी का पहला जो स्टेप है ये दलित विमर्श में। अब क्या होता था, स्त्री विमर्श हो रहा है, स्त्री विमर्श कौन तय कर रहा है? तो पुरुष तय कर रहे हैं। This tendency of behalfism, I will speak on behalf of women on women issues, I will set the feminist discourse, ये दुर्भाग्य है। और हमारे ऊपर जो आरोप लगते हैं, पिछले वर्ष की बात है, बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती पे मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के एलीट कॉलेज लेडी श्रीराम में बोलने के लिए बुलाया गया। कार्यक्रम की एक दिन पहले उन्होंने इवेंट कैंसिल कर दिया, तो उनके पास सुनने का क्षमता नहीं है, और वो पढ़ाते हैं लोकतंत्र का पाठ। तो हमें कम से कम समीक्षात्मक होना है, हमें आलोचनात्मक होना है, हमें स्वयं की आलोचना सुननी है और भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना है। आरक्षण के आगे इतिहास में जाके, संस्कृति सभ्यता में जाके, महापुरुष महानायिकाओं की प्रासंगिकता को देखते हुए, इंटरनेशनल सिनेरियो को ध्यान रखते हुए, तो आने वाले वर्षों में, आने वाले दशकों में मैं इस बात को लेकर के आश्वस्त हूं that the political talking points, the global talking points will heavily be dominated by caste issues. And as media persons, as student of politics, as student of society, as student of media, what is going to be our preparation, our strategy? ये सोचना बहुत आवश्यक है, और इसी दिशा में यह प्रयास हमने किया। मैं पुनः हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करूंगा इस संस्था के निदेशक, हम सब के अग्रज बड़े भाई शिरीष जी का,
अल्केश जी का और आप सभी का, आप सब यहाँ आज उपस्थित हुए और एक सकारात्मक, संवेदनशील और समाधान केंद्रित चर्चा का हिस्सा बने। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी वैसे हम थोड़ा समय में पिछड़े हुए हैं अभी, फिर भी एक आध सवाल हम ज़रूर ले पाएंगे। सुदर्शन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, गुरु प्रकाश जी ने अपनी बात रखी है। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? तो सर, आपने जैसा भी मेंशन किया कि रिजर्वेशन कब तक रहेगा, तो आपने बोला जब तक समाज में इक्वालिटी नहीं आती तब तक रहेगा। पॉइंट बहुत सही है, पर अभी हम देख रहे हैं कि दूसरे टाइप के रिजर्वेशंस की भी मांग बढ़ रही है और सुप्रीम कोर्ट का जैसे निर्णय 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं जा सकता, तो ये दलितों को कैसे अफेक्ट करेगा कि दूसरे रिजर्वेशन ऐड हो रहे हैं? आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे सर? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और जैसा कि आपने ये ऑब्जर्व किया, लेकिन देखिए, क्या नाम है आपका? जैनिल पंड्या। जैनिल भाई, ऐसा है कि प्रायः हम ये मिस कर देते हैं कि अपने जो देश में नौकरियां हैं, उन नौकरियों में ऑर्गेनाइज सेक्टर कितना है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कितना है, जानकारी है आपको? लगभग 90-91% जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो 90-91% में किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है। जो आरक्षण है ये 8% में है। तो इन 8% में आरक्षण को प्रायः हम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मानते हैं। बट रिजर्वेशन इज नॉट अ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। रिजर्वेशन इज फॉर योर रिस्पेक्ट, इट्स फॉर योर डिग्निटी। बट कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखिए, डेफिनेटली आरक्षण को लेकर के समाज में एक सहमति और आम राय थी। जो आरक्षण का पॉलिटिसाइजेशन प्रारंभ हुआ, जो राजनीतिकरण इसका हुआ, खासतौर पे 90 के बाद जो एक पॉलिटिक्स अराउंड रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ, इसको और पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। जिनको नहीं मिला उनको मिलना चाहिए। और मैं तो वर्तमान सरकार का आभारी भी हूं कि आरक्षण के साथ जो एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ था, अरे आप आरक्षित वर्ग के हो, कम से कम 10% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलने के बाद देश की सरकार ने आरक्षण को डिस्टिग्मेटाइज कर दिया। लेकिन निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व हो, लोगों की भागीदारी हो, हमारी संस्थानें और विविध हो, ये हम सबका प्रमुख दायित्व है। क्योंकि आप देखो, अब जो व्यक्ति जुडिशियरी में है, अब जुडिशियरी में आप जाते हो, जुडिशियरी में उस वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है, उस वर्ग के लोगों का कोई लिव्ड एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो कहां से उसके फैसले को सुनाने के लिए कॉम्पिटेंट है? तो इसका पॉलिटिसाइजेशन एक मेजर प्रॉब्लम है, जिसके लिए हम लोग खुद को भी दोषी मानते हैं। Everyone who is in the political class is equally responsible for this. Reservation must not be a political issue. It should be a social, a sentimental and a constitutional issue. इसके राजनीतिकरण से हमें बचना चाहिए। एट द सेम टाइम ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी वर्गों के साथ न्याय, सम्मान और प्रतिनिधित्व सबको मिल रहा है। मे बी सुदर्शन जी, if you would like to add something. No, nothing to add. Perfectly said. एनीवन एल्स? और कोई पूछना चाहेंगे? मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा सुदर्शन जी आपसे, और फिर हम कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। मेरी आवाज़ आ रही है ठीक से? सुदर्शन जी, अभी गुरु भाई ने भी चर्चा की, आरक्षण को लेकर अभी सवाल भी पूछा गया। बाबा साहब आम्बेडकर ने ये जो प्रावधान किया आरक्षण का कॉन्स्टिट्यूशन में, और सॉर्ट ऑफ हैंड होल्डिंग, दलित कम्युनिटी जो ऑप्रेस्ड क्लास उन्होंने कहा, उसके लिए हैंड होल्डिंग था वो, और आज हम देख रहे हैं उसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम हैं। अब ये हैंड होल्डिंग का नेक्स्ट लेवल जो है वो क्या होना चाहिए? आज 75 साल के बाद हम अमृतकाल में पहुंच गए हैं और अमृतकाल की चर्चा कर रहे हैं, तो इस हैंड होल्डिंग का नेक्स्ट लेवल क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? So to be fair, Professor, one is इसे मैं हैंड होल्डिंग नहीं मानूंगा। In my view, it is every citizen's moral duty. It's the state's moral obligation to empower the marginalized. That is why in education there was RTE, where the government gave an option to private and public schools को बताया गया कि आप marginalized sections को पढ़ाएं, empower करें, etc. तो एक moral obligation बनता है। Hand holding, I don't know if it's the right term. That said,
जैसे कि डिकी की बात गुरु प्रकाश जी ने की, आई थिंक डिकी इज अ ग्रेट वे वेयर मिलिंद जी ने एक सेंटेंस बताया है जो कि हम बुक में भी लिखते हैं, ताश शुड बी डिफीटेड बाय कैपिटल, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जैसे कि गुरु प्रकाश जी ने बताया कि अभी हमें कोई नहीं रोक सकता, और अगर आप चीन का इतिहास देखें तो वहां पे बहुत ही डेवास्टेटिंग इतिहास है। पीपल हैव डाइड लेफ्ट राइट एंड सेंटर इन मिलियंस। इंडिया में पार्टीशन इज अ पॉलिटिकल इशू, वी कैन हैव अ सेपरेट डिस्कशन ऑन दैट, बट बिसाइड्स दैट कोई ऐसा कल्चरल रेवोल्यूशन जैसा कुछ नहीं हुआ है जहां पे वी हैव encountered mass deaths. In spite of that, we are at 7% growth today. 7% growth में आ गए। अभी टेक ऑफ मोमेंट की है। 2030 तक मिडिल इनकम कंट्री, 2047 तक लेट अस से लोअर हायर इनकम कंट्री। So our targets are set, our progress will happen. जितना इकोनॉमिक लेड एम्पावरमेंट हो सकता है उतना हमारे सोसाइटी के लिए और इस इशू के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। दैट सेड, नॉट ऑल विल बी रेडी फॉर दिस, वो भी हमें याद रखना होगा, एंड दैट इज वेयर आवर लिसनिंग एंड आर्टिकुलेटिंग विल कम इनटू प्ले। जैसे कि कई लोग हमारे ही सर्कल्स में सोशलिस्ट थिंकिंग भी रहेंगे, और वी हैव टू टेक देम अलॉन्ग इन दिस जर्नी, बिकॉज जैसे कि हमने बुक में बताया कि एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड टू नेशन बिल्डिंग और दिस वन और बुक में भी हम जब इंट्रोडक्शन को समाप्त करते हैं हमने एक बात बताई कि एक व्हाइट पेपर होना चाहिए भारत सरकार द्वारा, जहां पे जो भी अफर्मेटिव एक्शंस लिए गए मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के प्रति उसका एक निष्पक्ष एनालिसिस हो, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हो और पब्लिक को बताया गया और rather communicated to the public. These are some of the thoughts that come to my mind. All right. Thank you, Sudarshan ji. Guru Prakash ji wants to add in. हाँ ठीक है। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। सुदर्शन जी, आप चेन्नई से हमारे साथ जुड़े, गुरु प्रकाश जी भी इस कार्यक्रम के लिए खास सूरत से यहाँ पर आए। वो सूरत में लिटरेचर फेस्टिवल में थे, वहाँ से इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर आए। आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़िए, इसलिए आप सबका NIMCJ और संस्कृति मंथन चैरिटेबल ट्रस्ट दोनों की ओर से मैं धन्यवाद करता हूँ।